हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास सिंह आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं साउथ ईस्टर्न रेलवे असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर का जो एग्ज़ाम हुआ था 18/5/2024 का शिफ्ट 1 का हल प्रश्न पत्र। इसमें मैं आपको व्याख्या सहित बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी अजमेर कंडक्ट करवाया था। ठीक है, तो आपका फिर से एलडीसी का जो प्रक्रिया है डिवीज़न सब में शुरू हो गया है। और अभी हमारा चक्रधरपुर डिवीज़न में बहुत जल्द स्टेशन मास्टर का वैकेंसी आने वाला है। तो वो सब को मद्देनजर रखते हुए आइए हम लोग इसका असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर का जो भी हाल में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, इससे बहुत मिलता जुलता ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये है हमारा क्वेश्चन पेपर। किसका है? तो प्रमोशन ऑफ ग्रुप बी पोस्ट। ठीक है, 70% DPQ 70% कोटा एवं शिफ्ट 1 का ये पेपर है, जो कि 10 बजे से लेकर 12 PM तक ये चला था। एग्ज़ाम डेट है इसका 18/5/2025 का। पार्ट ए हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है इसमें? पहला क्वेश्चन बोला है कि अकॉर्डिंग टू रेलवे एक्ट 1989। ठीक है, अच्छा, ये जो रेलवे एक्ट 1989 है, ठीक है, ये जो है आपका 1989 में ये एक्ट आया था, लेकिन इसको प्रभावी रूप से कब से माना गया है? तो 1 जुलाई 1990 से माना गया है। याद रखिएगा, इसको प्रभावी रूप से माना गया है 1 जुलाई 1990 से माना गया है इसको। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? तो अकॉर्डिंग टू रेलवे एक्ट 1989 विच पर्टिकुलर्स शैल बी मेंशन ऑन टिकट सप्लाई टू पैसेंजर ऑन पेमेंट ऑफ फेयर। अच्छा, मतलब कि रेल अधिनियम 1989 के अनुसार किराया भुगतान करने पर यात्रियों को दिए जाने वाले टिकट पर कौन सा विवरण अंकित किया जाएगा? ये 4 को दिया है ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो ये सब में आपका डेट ऑफ इशू तो रहता ही है कि किस तारीख को आपका टिकट जो है वो इशू किया गया था। क्लास ऑफ ट्रैवल है ना, कौन से कक्ष में आप ट्रैवल कर रहे हैं, स्लीपर में है, AC में है, थर्ड AC में है, फर्स्ट क्लास में है, सब लिखा रहता है। अमाउंट ऑफ फेयर ये भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ डीज हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम लोग टिकट को जाकर देख लेते हैं कि रिजर्वेशन टिकट कैसा होता है। तो ये है आपका रिजर्वेशन टिकट। इसमें आपका डेट ऑफ इशू, टाइम भी दिया हुआ है, कितना अमाउंट लगा है इसमें वो भी दिया हुआ है, कौन से कक्षा में आप ट्रैवल कर रहे हैं ये भी दिया हुआ है, और कहाँ कहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हैं ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है, साथ में PNR नंबर तो रहता ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ सिग्नल परमिटेड बाय जनरल रूल 3.02 टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स। निम्नलिखित में से कौन सा सिग्नल नियम 3.02 द्वारा रेलगाड़ियों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए अनुमत नहीं है? मतलब कौन सा सिग्नल जो है वो जो है रेलवे में नहीं है, नहीं अभी तक अनुमति नहीं दिया गया है उस सिग्नल को। तो फिक्स्ड सिग्नल, मूविंग सिग्नल, वार्निंग सिग्नल, डेटोनेटिंग सिग्नल। ठीक है, देखिए फिक्स्ड सिग्नल तो रहता ही है हर जगह एक फिक्स्ड सिग्नल रहता है। ठीक है, इसमें 3 ठो लाइट रहता है इसमें। ठीक है, मूविंग सिग्नल जो है अभी तक नहीं लगाया गया है कहीं पे। बाकी वार्निंग सिग्नल भी रहता है और डेटोनेटिंग सिग्नल भी रहता है। डेटोनेटिंग सिग्नल क्या होता है? जब कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो पटाखा लगा के उसको बताया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका मूविंग सिग्नल जो है ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका अभी तक हमारे रेलगाड़ियों के लिए अनुमत नहीं किया गया है मूविंग सिग्नल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थावर सिग्नल को द्वारा उस लाइन के दाईं ओर रखा जा सकता है जिसे वो संदर्भित करता है। एक फिक्स्ड सिग्नल कैन बी प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन। एक फिक्स्ड सिग्नल को लाइन का राइट साइड पर रखा जाता है, तो ये क्या दर्शाता है? इट रेफर्स टू व्हाट? तो ये जो होता है ये किस मतलब कि इसको कौन बताता है कि लाइन का राइट साइड में ही सिग्नल होना चाहिए? ठीक है, तो ये जो होता है स्पेशल इंस्ट्रक्शन द्वारा किया जाता है, विशेष अनुदेश द्वारा दिया जाता है ये। अच्छा, ये जो आपका अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो होता है, वो किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो या फिर इशूड किया जाता है? तो ये जो होता है वो CRS द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
According to GNSR, when a shunt signal is provided on the same post as the stop signal, what will be its aspect on position? ठीक है, मतलब कह रहा है कि सामान्य तथा सहायक नियमों के अनुसार, अच्छा ये जो आपका सामान्य नियम है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सामान्य नियम जो है वो रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, और ये जो सहायक नियम है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है सहायक नियम COM द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक और होता है SWR, स्टेशन वर्किंग रूल, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है सीनियर DOM द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, सीनियर DOM द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अच्छा तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा था कि सामान्य तथा सहायक नियमों के अनुसार जब शंट सिग्नल को रोक सिग्नल के पोस्ट पर लगाया जाता है जहाँ पर स्टॉप सिग्नल है, ठीक है, स्टॉप सिग्नल के नीचे अगर लगाया गया है आपका शंट सिग्नल, ठीक है, तो ऑन स्थिति में इसका पहलू क्या होगा? ऑन स्थिति में इसका मतलब कि क्या क्या लाइट जलेगा इसमें। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि शंट सिग्नल कैसा होता है। शंट सिग्नल जानते हैं हम लोग कैसा होता है, तो एक ऊपर में लाइट रहता है, एक इधर रहता है, एक इधर रहता है। ठीक है, ऐसे करके एक तीर रहता है इसमें। ठीक है, तो जब स्टॉप सिग्नल के जब नीचे लगाया जाता है इसको, तो इसमें किसी भी प्रकार का रोशनी नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी ब्लैंक। इसमें किसी भी ऑन स्थिति में किसी भी लाइट का प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें। आइए इसको विस्तार रूप से हम लोग देखते हैं। हम लोग ये देखिए, ये आपका ऑन स्थिति में हो गया। ठीक है, ऑन स्थिति में ये हो गया आपका, जब अगर आपका क्या बोलते हैं, जब इंडिपेंडेंट स्थिति में जब लगाया जाता है, मतलब कि अगर स्टॉप सिग्नल ऊपर में नहीं है, स्टॉप सिग्नल अगर ऊपर में नहीं है, तब का बात बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपका वाइट लाइट जब ऑन रहेगा तो वाइट लाइट, ये दोनों आपका लाइट जलेगा आपका, लेकिन अगर ऑफ रहता है तो ये दोनों लाइट जलता है आपका। ठीक है, हॉरिजॉन्टली लाइट जलता है इसमें। ठीक है, दो सफ़ेद सीधी बत्ती यहाँ और यहाँ जलेगा। ठीक है, तीनों में आपका सफ़ेद बत्ती ही रहता है। ठीक है, तीनों में सफ़ेद बत्ती ही रहता है, लेकिन ऑन पोजीशन में ये दोनों वाइट लाइट जलता है, और ऑफ पोजीशन में एक ऊपर का और एक इधर राइट वाला जलता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ ट्रेन carrying passenger has been brought to a stand at a station, the loco pilot shall not move it except, जब यात्रियों को ले जा रही कोई गाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी कर दी गई हो तो लोको पायलट उसे आगे नहीं बढ़ाएगा, सिवाय, तो कब तक आगे नहीं बढ़ाएगा उसको? जब तक गार्ड जो है उसको नहीं बोलेगा, अंडर ऑर्डर्स ऑफ द गार्ड और टू अवर्ट एन एक्सीडेंट, ट्रेन प्रबंधक के आदेश अनुसार अथवा दुर्घटना बचाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि फॉर फ्रेट ट्रैफिक द इशू ऑफ RR इज मैंडेटेड बाय सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट 1989। क्या क्वेश्चन बोला, हिंदी में देख लेते हैं। माल यातायात के लिए रेलवे अधिनियम 1989 की धारा, किस धारा के द्वारा रेलवे रसीद जारी करना अनिवार्य है? ठीक है, तो ये जो है RR इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? RR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है रेलवे रिसिप्ट। क्या होता है? रेलवे रिसिप्ट होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर बात किया गया है रेलवे एक्ट 1989। रेलवे एक्ट कब आया? 1989 में आया है। ठीक है, ये प्रभावी कब हुआ? तो 1 जुलाई 1990 से ये प्रभावी हुआ है। ठीक है, अच्छा ये जो रेलवे एक्ट है इसमें टोटल कुल कितना चैप्टर है? तो 16 चैप्टर हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सेक्शन का बात किया गया है, तो कुल कितने सेक्शन हैं इस चैप्टर में? तो कुल 200 सेक्शन है इसमें। ठीक है, कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल 200 धाराएं हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है? यहाँ बात कर रहा है आपका कि माल यातायात के लिए रेलवे अधिनियम 1989 के द्वारा किस सेक्शन द्वारा रेलवे रसीद जारी करना अनिवार्य है? तो ये हो जाएगा 65।
65 सेक्शन 65 के द्वारा रेलवे रसीद को जारी करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। According to GRSR 3.32 on a BSLB, the words block section limit should face। सामान्य तथा सहायक नियमों के अनुसार ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड पर ब्लॉक सेक्शन लिमिट शब्द जो होता है वो किसकी ओर होना चाहिए, है ना। स्टेशन की ओर होना चाहिए, या ब्लॉक सेक्शन की ओर होना चाहिए, या एडजेसेंट होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे इसमें, जानेंगे कि BSLB का फुल फॉर्म क्या होता है। BSLB का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। क्या होता है? ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड होता है। ठीक है, अच्छा, BSLB जो होता है इसका फेस किधर होना चाहिए, तो ये होता है स्टेशन की ओर, है ना। द डायरेक्शन ऑफ द स्टेशन, स्टेशन की ओर होना चाहिए इसका फेस। ठीक है, अच्छा, यहाँ हम लोग पढ़े ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड के बारे में पढ़े हम लोग। ठीक है, ये जो होता है वो B क्लास स्टेशन जो होता है वहाँ पर लगाया जाता है, बहुत संकेतिक सिग्नल व्यवस्था में। ठीक है, मल्टीपल एस्पेक्ट में इसको लगाया जाता है BSLB का। ठीक है, अच्छा, एक और होता है आपका SLB। SLB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म होता है शंटिंग लिमिट बोर्ड होता है, शंटिंग लिमिट बोर्ड। यह व्यवस्था कहाँ किया जाता है, तो ये व्यवस्था किया जाता है सिंगल लाइन में किया जाता है ये। ठीक है, सिंगल लाइन में SLB का बोर्ड लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है POMKA। POMKA का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा है क्या होता है, तो POMKA का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल मेडिकल किट फॉर एक्सीडेंट। अच्छा, ये POMKA पोमका इसको बोल सकते हैं आप। पोमका का ज़रूरत कब क्यों पड़ा, तो इसलिए पड़ा क्योंकि, तो पोमका जो होता है पोर्टेबल मेडिकल किट फॉर एक्सीडेंट, ये जो किट है, दीज किट्स आर द पार्ट ऑफ द एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। ठीक है, ये ARME का पार्ट होता है। ARME का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। ये आर स्टेशन एट वेरियस लोकेशन इंक्लूडिंग समवेयर एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन ART आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो पोमका है वो वहाँ पे उस स्टेशन पर लगाया गया है, ARME का पार्ट है ये वहाँ पे रखा गया है इसको जहाँ पर एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो है वो अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है ये। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है BCN, व्हाट इज द टिपिकल एक्सेल लोड ऑफ अ BCN HL वैगन इन टन्स। BCN HL वैगन में का सामान्य धुरा भार टन में क्या है, तो ये है आपका 22.9। अगर आप लोग CKP का WTT में देखिएगा 2025 का, तो उसमें देगा आपको आंसर 22.8। हम लोग अभी चल के हम लोग देखेंगे अभी कि WTT को जाकर देखेंगे हम लोग कि किसका टन में कितना रहता है। ठीक है, आइए, तो ये है फ्रेंड्स आपका CKP का WTT। इसमें आपको बताया है ये टेयर, यही एग्जाम में पूछा गया था आपसे। ठीक है, इसमें जो बॉक्सन है, बॉक्सिंग जितना भी आता है, ठीक है, सबका कितना होता है 23.1 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन जब बॉक्सन HL का जब बात किया जाता है तो बॉक्सन HL में कितना होता है, बॉक्सन HL में होता है 20.06। ठीक है, और बॉय में होता है 20.7। ठीक है, BCN जो आपका बात किया गया HL BCN का, देखिए यहाँ पे दिया गया है BCN का बात किया जब किया गया HL BCN का 20.8 है, लेकिन जबकि आपका वहाँ पर आंसर में 20.8 ना होकर 20.9 है तो भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है और कुछ देख लेते हैं हम लोग। बूस्ट का कितना रहता है, तो बूस्ट का रहता है 25.5। ठीक है, आगे कुछ और देख लेते हैं हम लोग। BOBR का कितना रहता है, तो BOBR का रहता है 26 रहता है लगभग। ठीक है, अच्छा, BRN का कितना रहता है, तो BRN का रहता है 23.54। ठीक है,
BTPN का 27 रहता है, BTPGLN का 41.6 रहता है। ठीक है, BVZC ब्रेक वैन जो होता है उसका कितना टन का ये कैपेसिटी होता है, तो 13.803, और BVZI का 23.5। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर लीवी शुगर फॉर PDS स्पॉन्सर्ड बाय FCI इज अंडर प्रायोरिटी। ठीक है, तो अच्छा ये जो प्रायोरिटी का बात कर रहा है कि ट्रैफिक लोड में है ना, ट्रैफिक लोड में कि किस प्रायोरिटी के अंडर में ये चीनी का जो लोडिंग होता है वो आता है। प्रायोरिटी A, प्रायोरिटी B, प्रायोरिटी C, प्रायोरिटी D किस में आता है, तो कुल 4 प्रकार का जो होता है वो प्रायोरिटी होता है। कौन कौन सा होता है, तो आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रायोरिटी ए में क्या क्या आता है, तो प्रायोरिटी ए में आता है मिलिट्री ट्रैफिक जो आता है उसको प्रायोरिटी ए, टॉप प्रायोरिटी पे मिलिट्री ट्रेन जो है चलता है। ठीक है, कोई भी ट्रेन है अगर दुरंतो फुरंतो भी अगर है तो कोई आपको उसको रोक के पहले मिलिट्री ट्रेन जाएगा, उसके बाद कोई और ट्रेन जाएगा। ठीक है, कोई भी मिलिट्री रेल हो, मिल रेल हो, वो चलेगा, पहले सबसे टॉप प्रायोरिटी पे चलेगा, है ना। दूसरा प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी बी है। इसमें गुड्स फॉर इमरजेंसी रिलीफ वर्क फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक, ये सब जो होता है ना, वो प्रायोरिटी बी में जाता है। ठीक है, ऑल फूड ग्रेन, जितना भी टाइप का फूड ग्रेन होता है वो सब जो है प्रायोरिटी बी में जाता है। अच्छा देखिए, अभी अब क्वेश्चन आया था लीवाई शुगर वाला, लीवाई शुगर का किस में आता है, तो आप लोग खुद देख रहे हैं प्रायोरिटी बी में आता है। अच्छा, हम लोग आगे भी देख लेते हैं इसका प्रायोरिटी सी में क्या है, तो प्रायोरिटी सी में जो है वो आपका है कोल ट्रैफिक, कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, सब इसके अंडर में आता है। ठीक है, चौथा देखेंगे प्रायोरिटी डी, सी देख लिए हम लोग, कोल और आयरन ओर आता है। ठीक है, प्रायोरिटी डी में क्या आता है, तो प्रायोरिटी डी में है आपका ऑल ट्रैफिक दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रायोरिटी ए टू सी, वैसे सभी ट्रैफिक जो ए से लेकर सी के बीच में नहीं आते हैं उनको प्रायोरिटी डी में रखा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर समझ गए होंगे कि आपका लीवाई शुगर का क्या होता है, तो कौन सा प्रायोरिटी में आएगा, प्रायोरिटी बी में आ जाएगा। प्रायोरिटी ए में क्या है, तो मिलिट्री ट्रेन है। ठीक है, मिलिट्री ट्रेन है। प्रायोरिटी बी में फूड ग्रेन है। प्रायोरिटी सी में आयरन और कोल है। प्रायोरिटी डी में वैसे ट्रैफिक हैं जो कि ए बी सी में इंक्लूडेड नहीं है, वो डी में आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि इन MACL टेरिटरी गुड्स वार्निंग बोर्ड टू वार्न द लोको पायलट ऑफ अप्रोचिंग अ स्टॉप सिग्नल इज प्रोवाइडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच मीटर इन रियर ऑफ द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ अ स्टेशन। मतलब बहुसंकेतिक रंगीन रोशनी क्षेत्र में लोको पायलट को स्टॉप सिग्नल के निकट आने की चेतावनी देने के लिए माल चेतावनी बोर्ड स्टेशन के प्रथम स्टॉप सिग्नल के पूर्व कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये लगाया जाता है कुल 1400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा MACL जो होता है, MACL का फुल फॉर्म क्या है, तो MACL का फुल फॉर्म है मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट। क्या है, मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट। ठीक है, मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम कैन कॉलिंग ऑन सिग्नल बी प्लेस्ड बिलो द लास्ट स्टॉप सिग्नल। एब्सोल्यूट ब्लॉक प्रणाली में क्या बुलावा सिग्नल का अंतिम स्टॉप सिग्नल के नीचे रखा जा सकता है, तो नहीं, ये अंतिम स्टॉप सिग्नल के नीचे इसको नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, आइए एक बार फिगर से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको तो ये है आपका, है ना, एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में ये आपका ब्लॉक सेक्शन है। यहाँ पर आपका वार्नर सिग्नल है, इधर होम सिग्नल आएगा, इधर आपका स्टार्टर आएगा, फिर आपका एडवांस स्टार्टर आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इधर अगर अप में अगर जाएंगे तो इधर वार्नर आ जाएगा, इधर होम आ जाएगा, इधर स्टार्टर आ जाएगा, इधर एडवांस स्टार्टर आ जाएगा। ठीक है, ये सब सारे सिग्नल इसमें रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
According to RPC4, what is the validity limit in kilometer of mail express train with LHB rake with round trip BPC? ठीक है। अच्छा, ये बीपीसी जो यहाँ पे लिखा है, बीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो बीपीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। क्या होता है? ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है। ठीक है। यहाँ पे एक और दिया हुआ है एलएचबी रेक। एलएचबी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिंक हॉफमैन बुश। क्या होता है? तो LINKE लिंक हॉफमैन HOFMAN हॉफमैन बुश BUSCH बुश। ठीक है। LHB का फुल फॉर्म होता है लिंक हॉफमैन बुश। अच्छा, ये जो कंपनी है वो आपका जर्मन कंपनी है। ठीक है। रेड कलर का जो गाड़ी आता है वो LHB कोचेज होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और आपका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं RPC4। ठीक है। ये RPC क्या है? तो RPC जो है वो आपका है रिवाइज्ड पैटर्न ऑफ कोचिंग मेंटेनेंस। क्या है फुल फॉर्म इसका? रिवाइज्ड पैटर्न ऑफ कोचिंग मेंटेनेंस। ठीक है। रिवाइज्ड पैटर्न ऑफ कोचिंग मेंटेनेंस। ठीक है। RPC का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि LHB कोचेस का वैलिडिटी जो है BPC जो है वो कितने किलोमीटर के बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर पर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा 4000 घंटा। ठीक है। LHB कोचेस का 4000 घंटा इसका BPC एक्सपायर हो जाता है, या फिर 96 आवर्स जो हो जाए पहले। ठीक है। आइए हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं। मेल एक्सप्रेस ट्रेन का ICF कोचेस का जो BPC वैलिडिटी इज लिंक टू 3500 किलोमीटर और 96 आवर्स। ठीक है। विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। और LHB कोचेस का जो होता है वो 4000 किलोमीटर होता है या 96 आवर्स होता है, या फिर जो पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एट एन इंटरमीडिएट स्टेशन विथ MACLs ऑन डबल लाइन व्हाट इज द एडिक्वेट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टर दैट मस्ट बी केप्ट क्लियर फॉर टेकिंग ऑफ द ह्यूम सिग्नल्स। इसका कहने का अर्थ है कि जब दोहरी लाइन पर बहुत संकेतिक रंगीन रोशनी वाले एक स्टेशन पर स्टार्टर से आगे वह पर्याप्त दूरी क्या है जिसे होम सिग्नल को ऑफ करने के लिए साफ रखा जाना चाहिए? तो 120 मीटर। ठीक है। 120 मीटर पर्याप्त दूरी है इसको ऑफ रखने के लिए। ऑफ मतलब ग्रीन रखने के लिए। ठीक है। चलिए, अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या देखेंगे कि ये जो आपका 120 मीटर है, ठीक है, 120 मीटर जो होता है वो डबल लाइन पर अगले ऑटोमेटिक सिग्नल के जो आगे गाड़ी कम से कम कितनी दूरी चली गई है तो पिछला ऑटोमेटिक सिग्नल अपना संकेत बदलेगा। तो इसका आंसर भी 120 किलोमीटर है। ऑटोमेटिक सेक्शन में है ना, गाड़ी जो है अगर 120 किलोमीटर दूर चला गया है, सॉरी 120 मीटर अगर दूर चला गया है, ठीक है, तो ये सिग्नल जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी गैसिंग और पर्जिंग एक्टिविटीज आर एसोसिएटेड विथ विच वैगन। तो ये जो है ना, गैस के बारे में बात कर रहा है। तो भाई ये तो BLCA कंटेनर का होता है। बॉबी में गिट्टी उट्टी वो सब लोड होता है। BOBR में कोयला वगैरह लोड होता है। तो ये तीनों तो डेफिनेटली नहीं है। यहाँ पे एक आ रहा है BTPGLN जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? बोगी टैंक वैगन। ठीक है। बोगी टैंक वैगन फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम
गैस विथ एयर ब्रेक, विथ एयर ब्रेक, ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म। जी आ गया यहाँ पर, जी से आ गया गैस, ठीक है, पी आ गया, पी से आ गया पेट्रोलियम। इतना आप अगर याद रखिएगा तो ये आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है, BTP GLN, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया है, क्या है, डी गैसिंग। तो डी गैसिंग क्या होता है? तो डी गैसिंग जो होता है आपका हजारस जो गैस होता है, मतलब कि हार्मफुल जो गैस होता है, उसको रिमूव करने का और वर्कर्स को सेफ इन्वायरमेंट इंश्योर करने के लिए ये डी गैसिंग किया जाता है, ठीक है। एक यहाँ पे आ रहा है पर्जिंग। पर्जिंग क्या होता है? तो पर्जिंग जो होता है वो आपका ये कॉमनली यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन का रिडक्शन के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन को जो गैस है उसमें ऑक्सीजन का मात्रा को कम करने के लिए पर्जिंग एक्टिविटी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ESP, ESP का पूर्ण रूप क्या है? ESP का पूर्ण रूप है इंजीनियरिंग स्केल प्लान। क्या होता है फुल फॉर्म? इंजीनियरिंग स्केल प्लान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। According to the disaster management plan, who is the chairperson of the National Crisis Management Committee? तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का नेशनल चेयरपर्सन, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी कौन होता है? तो ये होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव, ठीक है। तो द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी NCMC इज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। स्पेसिफिकली द करंट चेयरपर्सन इज श्री राजीव गौबा, ठीक है। राजीव गौबा जो है अभी चेयरपर्सन है NCMC का। NCMC फुल फॉर्म है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉइस व्हाट इज FNR? FNR का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है। FNR का फुल फॉर्म होता है फ्रेट नेम रिकॉर्ड, ठीक है, फ्रेट नेम रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक वॉइस आ गया, तो वॉइस का हम लोग यहाँ पर फुल फॉर्म जान लेंगे कि वॉइस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है? फ्रेट इंफॉर्मेशन, सॉरी, फ्रेट ऑपरेशन होता है, ठीक है, ऑपरेशंस इंफॉर्मेशंस सिस्टम, ठीक है, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है, वॉइस का फुल फॉर्म। अच्छा, वॉइस जो है वो सबसे पहले कब इस्तेमाल किया गया था? वॉइस जो है 1986 में क्रिस वॉज एस्टैब्लिश्ड। क्रिस का स्थापना कब हुआ था? तो 1986 में, एंड बिगैन वर्किंग ऑन वॉइस, ठीक है। अच्छा, 2000 से अ प्रोटोटाइप ऑफ वॉइस इंक्लूडिंग द रेक मैनेजमेंट सिस्टम एंड टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया गया। कब से? 2000 से RMS और TMS का स्थापना हुआ, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ डिवीजन हैविंग डीजल एंड इलेक्ट्रिक लोको ऑपरेशन, एक ऐसा डिवीजन जिसमें डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों लोको का संचालन किया जा रहा है, तो कंट्रोल ऑफिस कैन प्रिपेयर लोको आउटेज, है ना। लोको आउटेज किस पर बेस होता है ना। तो ये ट्रैक्शन जो आपका जो ऊपर का जो तार वार होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज वाला जगह पे जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ सर्विस, किस टाइप का सर्विस दे रहा है, वो शेड में है या शेड के बाहर है, ठीक है। तो उन लोग का कुछ आउटेज वगैरह मार खाता है उन लोग का, है ना। तो ये सब डिपेंड करता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रेवेन्यू फ्रेट ट्रैफिक स्टैटिक्स, रेवेन्यू फ्रेट ट्रैफिक स्टैटिक्स इज डिटेल इन विच ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जनरेटेड फ्रॉम वॉइस। ये एक वॉइस द्वारा जनरेट किया हुआ एक फिगर है। क्या फिगर है? रेवेन्यू फ्रेट ट्रैफिक स्टैटिस्टिक्स। तो ये आता है 7A 7B। आपका बहुत सारा मिडनाइट में फिगर जनरेट होता है वॉइस में, ठीक है। तो उसका ये आपका फिगर नंबर है ये 7A और 7B, ठीक है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटो जनरेटेड है ये, ठीक है। ये ऑटो जनरेट हो जाता है आपका रेवेन्यू फ्रेट ट्रैफिक स्टैटिस्टिक्स। ये फिगर जो है ऑटो जनरेट होता है वॉइस में, ठीक है, 7A या 7B के नाम से।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफिस ड्यूरिंग मैनेजमेंट ऑफ एक्सीडेंट, है ना, इसमें से कौन सा आपका कार्य नियंत्रण नहीं है, दुर्घटना प्रबंधन का मतलब कंट्रोल ऑफिस का नियंत्रण में नहीं आता है। ठीक है, तो अगर बचाव रहित, बचाव का तो रहेगा ही, सारा कंट्रोल ऑफिस से ही होता है, टू मेंटेन अ लॉग ऑफ रेस्क्यू रिलीफ एंड रेस्टोरेशन ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद है ना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विथ एजेंसीज लाइक एनडीआरएफ, इंडिया सिविल संपर्क, सब चीज़ कंट्रोल से ही होगा। दूसरा, अरेंज रेगुलेशन एंड डाइवर्सन ऑफ ट्रेन्स, तो वो सभी तो कंट्रोल ऑफिस से ही होता है। लेकिन इशू ऑफ न्यू टिकट्स जो होता है ये कंट्रोल ऑफिस से नहीं होता है। ठीक है, ये तो कभी नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सीडेंट का ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो या फिर जनरली केस में भी ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो होगा ही इसका आंसर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, when a station manager receive information from loco pilot or train manager etc about any defect in signals not pertaining to his station, what should he do? अगर कोई स्टेशन मैनेजर जो है वो लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर या किसी अन्य से उसको ये पता चलता है कि कोई सिग्नल जो उसके स्टेशन से संबंधित ना हो, ठीक है, तो अब वो ख़राब है, तो वैसा स्थिति में वो क्या करेगा? ठीक है, तो वो क्या करेगा? पहला तो वो इन्फॉर्म द एसएम कंसर्न एंड द कंट्रोलर, मतलब संबंधित जो भी जिसके भी वो जो सिग्नल है जिस भी स्टेशन से अंडर में आता है उसको वो संपर्क करेगा, उसके स्टेशन मैनेजर को, और जो कंट्रोलर जो है, ठीक है, बोर्ड कंट्रोलर जो रहता है उससे भी वो संपर्क करेगा और उसको सूचित करेगा, ठीक है, कि आपका ये सिग्नल जो है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज हैज़ द हाईएस्ट क्लासिफिकेशन रेट, निम्न में से किसका सबसे हाईएस्ट क्लासिफिकेशन रेट होता है? तो देखिए, सबसे अधिक होता है कोल का, ठीक है, लेकिन जब पीओएल आ जाए ना, पीओएल आ जाए, पीओएल क्या होता है? पीओएल होता है पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट्स। ठीक है, पीओएल का होता है पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। जब ये सब के साथ में अगर पीओएल आ जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग पीओएल को देंगे। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन रेट सबसे अधिक होता है पीओएल का। लेकिन जब पीओएल न रहे तो दूसरा मतलब पहला प्रायोरिटी किसको देंगे? कोल को देंगे, कोल या आयरन ओर को देंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, अगर पीओएल का ऑप्शन न रहे तो हम लोग किसको मारेंगे? कोल या आयरन ओर को मारेंगे हम लोग। ठीक है, सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? हु इज द प्लान हेड कोऑर्डिनेटर फॉर PH53 वर्क्स? ठीक है, PH53 कार्यों के लिए योजना प्रमुख समन्वय कौन है? ठीक है, तो पहले जानना पड़ेगा हम लोग को PH53 क्या है। आंसर तो हम लोग यहाँ देख लेंगे कि PCCM दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को पहले जानना होगा ना कि PH53 क्या है, कि आगे से अगर पूछ भी दे कि PH53 क्या है तो उसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। तो PH53 जो होता है, PH53 जो होता है ये पैसेंजर एमिनिटी से संबंधित है। ठीक है, पैसेंजर एमिनिटीज, ठीक है, पैसेंजर एमिनिटी से संबंधित है। पैसेंजर एमिनिटीज मतलब पैसेंजर से रिलेटेड जो भी टिकट से हो, है ना, मेनली टिकट ही रहता है पैसेंजर के पास, और तो कुछ रहता नहीं है, या फिर सुविधा वगैरह जो दिया जाता है उसको, वो सारा देख रेख कौन करता है? तो कमर्शियल करता है। पैसेंजर से रिलेटेड कोई भी जो देख रेख होता है वो कौन करता है? तो कमर्शियल करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग क्या करता है? सिर्फ गाड़ी चलाता है। ठीक है, और सिग्नल वाला क्या करता है? सिग्नल देखता है ना। इंजीनियरिंग वाला आपका ट्रैक देखता है। CNW वाला अपना वैगन देखता है। ठीक है, या पानी वानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो सब देखता है। ठीक है, तो ये सब टेलीकॉम वाला देखता है, अपना टेलीफोन वगैरह सब देखता है कि सब बढ़िया से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, सबका अपना अपना है, लेकिन पैसेंजर से अगर कोई एमिनिटीज़ है तो वो कमर्शियल ही देखेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आ गया PCCM। PCCM का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर। क्या होता है? प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर। ठीक है,
यहाँ PCOM भी है, तो प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट प्रपोज्ड अंडर PH16। अभी हम लोग PH53 पढ़े थे, अभी PH16 भी आ गया। ठीक है, तो जब कमर्शियल का बात हो रहा है जहां पर, वहां तो ऑपरेटिंग का तो बात होगा ही ना, तो इसलिए ऑपरेटिंग का भी एक क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, तो PH16 जो होता है वो किससे रिलेटेड है, तो ट्रैफिक फैसिलिटी से रिलेटेड है ये। ठीक है, ट्रैफिक फैसिलिटी से ये रिलेटेड है। ठीक है, मतलब ट्रैफिक से कोई भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो तो ऑपरेटिंग में ही जाएगा। ठीक है, PH16 ट्रैफिक फैसिलिटी से रिलेटेड है। जैसे कि अगर लूप लाइन का अगर विस्तार करना है तो कौन करेगा, तो ट्रैफिक वाला बताया कि हाँ भाई हमको यहाँ पे लूप लाइन चाहिए हमको। ठीक है, संटिंग का नेक का अगर विस्तार करना है तो संटिंग भी ऑपरेटिंग वाला ही करता है। दूसरा है ना प्रोविजन ऑफ एडिशनल लूप लाइन, है ना, या फिर एक हमको नया लूप लाइन चाहिए यहाँ पर, हमको ये कौन बताएगा, तो बताएगा ये ऑपरेटिंग वाला। करेगा कार्य भले इंजीनियरिंग वाला, लेकिन बताएगा कौन, तो ऑपरेटिंग वाला ही बताएगा। अच्छा, लास्ट ऑप्शन क्या है, प्रोविजन ऑफ हाई लेवल प्लेटफॉर्म। इसमें से ऑपरेटिंग को क्या मतलब है, कितना लंबा प्लेटफॉर्म है, कितना ऊंचा प्लेटफॉर्म है। ऑपरेटिंग वाला तो कुछ मतलब नहीं है, उसको सिर्फ गाड़ी चलाने से मतलब से, गाड़ी सही चलना चाहिए, गाड़ी चलने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला हाई लेवल प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। According to GR 5.133, the speed during shunting operation shall not exceed। अच्छा, इस आपका शंटिंग स्पीड कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, यही पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो आपका जो नॉर्मल शंटिंग है, नॉर्मल शंटिंग स्पीड जो होता है वह कितना होता है, 15 kmph होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल शंटिंग स्पीड है ये। ठीक है, बाकी कम बेसी होते रहता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ GPS बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम यूज्ड बाय कंट्रोल ऑफिस फॉर ट्रैकिंग लोकोमोटिव्स। ठीक है, तो कौन सा इनमें से कौन सा GPS बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम है कंट्रोल ऑफिस को ट्रैक करने के लिए, लोकोमोटिव्स को, है ना। कंट्रोल ऑफिस में इसका जानकारी रहता है कि भाई उसका RTS कहाँ दिख रहा है, उसका GPS कहाँ दिख रहा है। सॉरी, RTS तो हम आंसर ही बता दिए इसका। ठीक है, उसका GPS से उसका पता चलता है कि वो कौन से स्टेशन पे अभी खड़ा है। लोग को हम लोग मार के देखेंगे तो जैसे 34051 देखेंगे हम लोग, तो वहाँ पे दिखेगा कोई स्टेशन दिख जाएगा कि हाँ भाई इतना बजे वो खड़ा है वहाँ पे गाड़ी। ठीक है, जहाँ भी इसको मूव कराएंगे वो वहाँ मूव कर जाएगा। मान लीजिए कहीं पे गाड़ी लेकर गया, फिर वहाँ से लोको चला गया लॉबी के पास, तो वहाँ का RTS दिखेगा वो। ठीक है, तो अच्छा, RTIS का फुल फॉर्म क्या होता है ना। RTIS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है RTIS का फुल फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। Each train manager shall have with him while on duty with his train dash pair of such spectacles as required to wear under medical advice। प्रत्येक ट्रेन मैनेजर को अपनी ट्रेन पर ड्यूटी के दौरान अपने साथ ऐसे चश्मे रखने होंगे जिन्हें उसे चिकित्सीय सलाह के तहत पहनना आवश्यक हो। तो कितने जोड़ा रखना है, उसको 2 जोड़ा रखना है चश्मा अपने पास। ठीक है, 2 चश्मा को अपने पास रखना है, जोड़ा नहीं, 2 चश्मा अपने पास रखना है। एक अगर फूट फाट भी गया, अगर मान लीजिए ट्रैक पे गिर उड़ के किसी कारण से, तो एक चश्मा उसके पास रहेगा हमेशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लानिंग व्हाट इज IRPSM। ठीक है, IRPSM का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर, क्या होता है। ठीक है, तो इंडियन रेलवेज प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट क्या होता है, इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शंस एंड मैनेजमेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्निंग बोर्ड्स आर प्रोवाइडेड एट व्हाट डिस्टेंस बिफोर
अ न्यूट्रल सेक्शंस। ठीक है, न्यूट्रल सेक्शन से कितनी दूरी पर चेतावनी बोर्ड का प्रावधान किया जाता है? चेतावनी बोर्ड जो है, वार्निंग बोर्ड जो है वो लगाया जाता है। तो यह है 500 और 250 मीटर पहले लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ऑफ डायमेंशन 2022 व्हाट इज द मिनिमम सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्ट्रेट ट्रैक्स इन केस ऑफ न्यू वर्क्स? ठीक है, मतलब कि आपका जो अगर स्ट्रेट ट्रैक है दो ठो, तो दोनों के बीच में कितना का दूरी रहता है? तो ये है 5300 mm, ये मिलीमीटर में आता है। ठीक है, ये 5300 mm में है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 4 डिवीजन हैव वैगन टर्न अराउंड एज फॉलोज। ठीक है, 4 डिवीजन का वैगन टर्न अराउंड दिया हुआ है। डिवीजन पी का दिया हुआ 3.1, डिवीजन क्यू का दिया हुआ 3.3 है ना, इसे यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। डिवीजन पी का 3.1 है। ठीक है, डिवीजन क्यू का 3.3 है, उसके बाद 3.5 है, और एस डिवीजन का 3.0 बोल सकते हैं आप, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वैगन टर्न अराउंड होता क्या है। WTR यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है वैगन टर्न राउंड। ठीक है, क्या होता है? वैगन टर्न राउंड। ठीक है, वैगन टर्न राउंड। इसका जो मतलब क्या होता है कि एक वैगन को लदान के लिए रखे जाने के समय से लेकर लदान के लिए दोबारा उपलब्ध होने तक जो 2 क्रमिक लदानों के बीच के अंतराल को वैगन टर्न अराउंड कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक वीडियो से समझेंगे इसको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैगन टर्न अराउंड जितना कम होगा उतना रेलवे को फायदा होगा। वैगन जितने जल्द अगले लोडिंग के लिए उपलब्ध होगी उतना WTR कम होगा। ठीक है, तो इसमें से सबसे बेस्ट परफॉर्म डिवीजन कौन करेगा? इसमें से ये वाला एस वाला परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसलिए इसका एस आंसर हो गया। अब हम लोग इसको वैगन टर्न अराउंड क्या होता है इसको हम लोग वीडियो में समझेंगे हम लोग। जैसे ये एक वीडियो है, यहाँ से एक वैगन निकला। ठीक है, और ये दोबारा ये जब गाड़ी उपलब्ध हो गया यहाँ पर आने के लिए, ठीक है, तो इसके जो अंतराल रहा बीच का उसको वैगन टर्न अराउंड कहते हैं। और वैगन टर्न अराउंड जितना कम होता है उतना रेलवे को फ़ायदा होगा। वैगन जितने जल्द अगले लोडिंग के लिए उपलब्ध होगा उतना WTR कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो वैगन टर्न अराउंड समझ में आ गया। ठीक है, कि एक वैगन लोडिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, तो ये चला गया वैगन लोड होके, फिर ये जब वापस लोडिंग के लिए जब आएगा तो इस बीच का जो समय लगा ना, समय जो लगा उसको वैगन टर्न अराउंड कहते हैं। तो ये जो समय लगने में जितना सबसे कम होगा, जिसका समय लगेगा, उसका डिवीजन जो है उतना अच्छा करेगा। ठीक है, तो वैगन टर्न अराउंड इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेक मानक कंपोजिशन वाला है? ठीक है, मतलब कि स्टैंडर्ड कंपोजिशन फ्रेट रेक है वो। ठीक है, तो यहाँ पर BCN दिया हुआ है, BCN A का कितना होता है? तो 44 वैगन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका BRN का कितना होता है? BRN का होता है 43 होता है। ठीक है, ये BLCA है। BLCA क्या होता है? कंटेनर होता है, ये 45 होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर तो किसका एक ऑप्शन है जो कि स्टैंडर्ड रेक दिया है, तो BTPGLN दिया हुआ है। BTPGLN क्या होता है? तो BTPGLN का फुल फॉर्म होता है, ये आपका LPG गैस का होता है, आपका बोगी टैंक विथ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विथ न्यूमेटिक ब्रेक। ठीक है, अच्छा, आपका बॉक्सन का कितना होता है? जितना तरह का भी बॉक्सन होता है सबका होता है 59 वैगन। स्टैंडर्ड रेक का बात कर रहे हैं, लेकिन जब बॉक्सन HL का बात करें हम लोग तो उसका कितना होता है? 58 होता है HL का, बॉक्सन HL।
बॉक्सन HL का कितना होता है 58 होता है। ठीक है, बाकी जितना भी तरह का बॉक्सन होता है सबका कितना होता है, यहाँ तक कि बॉक्सन EL का भी 59 ही होता है। ठीक है, लेकिन HL अगर रहेगा तो 58 रहता है उसका। ठीक है, अच्छा HL BCN या BOBR रहता है तो उसका भी 58 रहता है। किसका, HL BCN या BOBR भी रहेगा तो उसका कितना रहेगा 58 रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Arrival departure timing of trains at intermediate stations kept except originating and terminating station in public timetable is dash then working timetable। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि पब्लिक टाइम टेबल में शुरुआती और अंतिम स्टेशन को छोड़कर बीच वाले स्टेशनों पर ट्रेन का आगमन और प्रस्थान समय वर्किंग टाइम टेबल की तुलना में क्या होता है। पहले लिखा जाता है टाइम, आने का समय मान लीजिए 4:25 पे आने वाला है तो वो लिख देगा 4:22 पे आने वाला है। ठीक है, या फिर 28 में आ जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ लिखता है। क्या लिखता है पढ़ेंगे हम लोग इसको। बाद में लिखा जाता है टाइमिंग, हमेशा समान रहता है कि जो एक्चुअल वर्किंग टाइम टेबल में है वही इसमें भी रहेगा। तो क्या लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है हमेशा कि अगर 4:25 पे कोई अगर ट्रेन आने वाली है तो उसका टाइमिंग लिखा जाएगा 4:22 पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The target for turning out ARMV from the siding of the siren is। हाँ, इसका अर्थ बोल रहा है कि सायरन बजने के बाद ARMV को बाहर निकलने का लक्ष्य समय कितने मिनट का है। देखिए, अगर ARMV अगर साइडिंग से अगर निकल रहा है, ARMV जो है अगर साइडिंग से अगर निकल रहा है तो अगर सिंगल एग्जिट है ना, सिंगल एग्जिट है अगर तो उसको लगेगा 20 मिनट। ठीक है, और अगर डबल एग्जिट है, ठीक है, डबल एग्जिट है तो 15 मिनट लगता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है कि फॉर द मेन लाइन एट अ स्टेशन क्लियर स्टैंडिंग लेंथ मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन। किस स्टेशन पर मुख्य लाइन के लिए क्लियर साइडिंग लेंथ का अर्थ कितने बीच की दूरी है, तो ये है फुट ऑफ द स्टार्टर सिग्नल टू द फॉलिंग मार्क इन रियल। मतलब स्टार्टर सिग्नल तल से पीछे की ओर, स्टार्टर सिग्नल मान लीजिए अगर ये है तो इसका पीछे की ओर, ठीक है, फॉलिंग मार्क जहाँ पे क्लियर कर रहा है, एक देखे होंगे आप FM करके लिखा रहता है। ठीक है, मान लीजिए इधर से ऐसे लाइन जा रहा है और इधर से ऐसे लाइन जा रहा है तो ट्रेन जो है इसके पीछे खड़ा रहेगा। ठीक है, फॉलिंग मार्क। ठीक है, तो स्टार्टर सिग्नल तल से पीछे की ओर फॉलिंग मार्क तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मेंबर ऑफ द रेलवे बोर्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंपिलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ रेलवे स्टैटिक्स। देखिए, स्टैटिक्स मतलब होता है सांख्यिकी। ठीक है, मतलब आंकड़ों का जो संकलन के लिए जिम्मेदार कौन है। ठीक है, तो मेंबर ऑफ फाइनेंस। ठीक है, वित्त सदस्य। ठीक है, आप लोग देखे होंगे DFM ऑफिस देखे होंगे। ठीक है, फाइनेंस। ठीक है, डिविजनल फाइनेंस मैनेजर बोलता है। ठीक है, इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यही सांख्यिकी का आकलन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द ट्रैक सिग्नल पोस्ट OHE मास्ट एक्सेट्रा इज कॉल्ड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, ठीक है, उसको पूरा को क्या कहेंगे, इसमें OHE भी लगा हुआ है ऊपर से, ठीक है, और सिग्नल भी लगा हुआ है, ट्रैक भी बिछा हुआ है, उसको क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। उसको इम्प्लांटेशन किया गया है उसको वहाँ पे। ठीक है, प्लांट किया गया है वहाँ पे सब चीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफिस। कंट्रोल ऑफिस का ये चारों में से कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो जब दुर्घटना होता है, दुर्घटना की सूची मंडल के अधिकारियों को देना है। हाँ, देना है, सही है ये वाला। परमिट इंजीनियरिंग ब्लॉक्स, इंजीनियरिंग ब्लॉक को देना है। हाँ भाई, वो भी कंट्रोल ऑफिस से ही होता है। लोडिंग के लिए इंडेंट का पंजीकरण, ये इसको छोड़ देते हैं, इसको है ना देखेंगे बाद में। अनलोडिंग के लिए वैगनों की आवाजाही, है ना, तो वैगनों का कौन देखता है, गाड़ी आ रहा है जा रहा है
तो वो भी कंट्रोल ऑफिस ही देखता है, नहीं ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया, तो ये 3 नंबर जो है वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है, लोडिंग के लिए इंडेंट का पंजीकरण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू GR 4.01 when is the correct time transmitted to all the stations every day in prescribed manner। मतलब प्रतिदिन सभी स्टेशनों पर निर्धारित तरीके से सही समय का प्रेषित किया जाता है। ठीक है, कितना बजे किया जाता है, तो 16 बजे किया जाता है। सभी का जितना भी स्टेशन है सभी का घड़ी 16 बजे एक बार मिला दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रेलवे बोर्ड द्वारा लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन के लिए जारी दिशा निर्देश के अनुसार यदि 2 ट्रेनों को मिलाकर एक लंबी दूरी की ट्रेन बनाई जाए, 2 ट्रेनों को जब ट्रेन मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, लॉन्ग हॉल कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, हमारे डिवीजन में टाइगर कहते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे में। ठीक है, बनाई जाए तो सामान्य परिस्थिति में कौन सा लोको ब्रेकिंग करेगा। अच्छा, ये बिलासपुर संबलपुर में से क्या कहते हैं, इसको लॉन्ग हॉल कहते हैं इसको। ठीक है, हमारे डिवीजन में चक्रधरपुर डिवीजन में इसको टाइगर कहते हैं इसको। और ये जो खुर्दा का जो गाड़ी होता है, खुर्दा डिवीजन में इसको क्या कहते हैं, डबल डायमंड कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, 3 गाड़ी मिलकर भी एक ट्रेन बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको भी कहते हैं एनाकोंडा। क्या कहते हैं, एनाकोंडा। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर में देख लेते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है इसका आंसर। इसका आंसर है कि ओनली लीडिंग लोको, केवल सामने वाला लोको। ठीक है, जो सामने वाला लोको रहेगा वही उसको लीड करेगा, उसको पीछे से तो लोको उसका डिटैच नहीं किया जाता है। कभी भी अगर 2 ट्रेन बना हुआ है, अगर मान लीजिए ऐसे है, तो इसका जो लोको है अपना और इसका जो लोको है वो एक दूसरे से पीछे से आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे आके जुड़ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, और चलते रहेगा अपना। ठीक है, तो जो लीडिंग लोको रहेगा केवल सामने वाला लोको ही उसको रखता है अपने सामने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर इन द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान विच विल क्वालिफाई एज अ डिजास्टर, इनमें से किसको हम लोग डिजास्टर बोलेंगे। ट्रेन का जल भराव में फंस जाना वो भी एक डिजास्टर है। ठीक है, सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट ये भी एक डिजास्टर है। डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रैफिक ड्यू टू साइक्लोन, चक्रवात के कारण यातायात बाधित होना, ये भी आपका एक डिजास्टर है। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CCEA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, क्या होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है According to the guidelines of procurement of new web bridge, the capacity of all new bridges shall be कितना टन, जितना भी नया वेब ब्रिज का कितना टन रखा गया है उसका मापतोल का ये, तो कैपेसिटी जो है वो रखा गया है 120 टन। कितना रखा गया है, 120 टन रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज मेथड ऑफ इम्प्रूविंग सेक्शन कैपेसिटी। ठीक है, सेक्शन कैपेसिटी, मेथड ऑफ इम्प्रूविंग सेक्शन कैपेसिटी, सेक्शन कैपेसिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, HOG गाड़ियों का परिचालन से नहीं, इम्प्रूवमेंट स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग, हाँ इंटरलॉकिंग से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं सेक्शन का कैपेसिटी को, क्योंकि अब जो है बटन से ही सारा फंक्शन हो जाता है। पहले क्या करता था, पहले लीवर का सिस्टम था, पहले कि पहले पॉइंट्स में जाता था, पहले वहाँ से जाकर लीवर को खसकाता था, उसके बाद वो पटरी चेंज होता था। लेकिन अब बटन से ही फटाफट सब हो जाता है, तो काम आसान हो गया, इम्प्रूव हो गया है काम अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ अ साइडिंग ओनर इंस्टॉल्स एन EIMWB एट हिज ओन कॉस्ट। EIMWB क्या है, WB से ही आप समझ गए होंगे कि वेब ब्रिज का बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब EIM लग गया है ना, WB से तो वेब ब्रिज हो गया, लेकिन जब EIM लग गया इसमें, तो EIM क्या होता है, EIM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज। ठीक है,
क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर साइडिंग ओनर जो है वो अपने पैसों से अगर वे ब्रिज अगर इंस्टॉल करता है तो उसको कितना का छूट मिलेगा, एक्स्ट्रा फ्री टाइम मिलेगा वेमेंट पर। ठीक है, तो उसको नो एक्स्ट्रा फ्री टाइम मिलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा फ्री टाइम नहीं मिलेगा उसको वहाँ पे। ठीक है, फटाफट अपना पेमेंट कीजिए और निकालिए गाड़ी को। ठीक है, ताकि वैगन टर्न अराउंड कम हो। ठीक है, अभी बताया था ना वैगन टर्न अराउंड क्या होता है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द डिजास्टर मैनेजमेंट विच इज द नोडल डिपार्टमेंट ऑफ रेस्क्यू सेंट्रिक ट्रेनिंग ऑफ रेलवे पर्सनल। ठीक है, तो अच्छा, आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार रेलवे कर्मियों को के बचाव केंद्रित प्रशिक्षण के लिए नोडल विभाग कौन सा है, तो यह है मैकेनिकल डिपार्टमेंट। कौन सा है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है इसका। मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है वो ट्रेनिंग देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच इज द ड्यूरेशन ऑफ कंसेशन अग्रीमेंट बिटवीन प्राइवेट कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर्स एंड इंडियन रेलवे। ठीक है, मतलब निजी कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर और भारतीय रेल के बीच कंसेशन अग्रीमेंट की अवधि क्या है। ठीक है, अगर कंटेनर वगैरह का अगर बात कर रहा है, ठीक है, तो ये जो है वो 20 साल के लिए अग्रीमेंट बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओडीआर, ओडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ओल्डेस्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या होता है, ओल्डेस्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किसका सबसे पुराना रजिस्ट्रेशन है वो हम लोग ओडीआर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इन कोचिंग ऑपरेशन विच इज नॉट ट्रू अबाउट एचओजी टेक्नोलॉजी, है ना। तो कोचिंग संचालन में एचओजी प्रौद्योगिकी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इम्प्रूव्स ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अच्छा, यहाँ पर आया है एक एचओजी, एचओजी टेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो हेड ऑन जनरेशन, ये एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, हेड ऑन जनरेशन क्या होता है, तो हेड ऑन जनरेशन जो होता है एक पावर सप्लाई सिस्टम है जहां पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो होता है, ठीक है, ये इंजन है मान लीजिए। ठीक है, तो इंजन जो है वो डायरेक्टली जो है वो ओएचई से पावर खींच लेता है और ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जितना भी इसका पीछे में डिब्बा है गाड़ी का सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ये। ठीक है, डायरेक्टली, इसी को कहते हैं एचओजी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो ये तो लोगों का काम है भाई, तो ये लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करता है, गुण को इम्प्रूव, विशेषता को इम्प्रूव करता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर विच इज ट्रैफिक इज अंडर प्रायोरिटी ए, कौन सा प्रायोरिटी को प्रायोरिटी ए में आता है। ठीक है, तो आपको पहले ही समझाए थे कि प्रायोरिटी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, ए, बी, सी और डी। ए में क्या आ जाता है आपका, जितना भी मिलिट्री ट्रेन है, ठीक है, सब आ जाता है ए में। बी में क्या आता है, जितना भी फूड ग्रेन्स है, ठीक है, फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स हो गया। ठीक है, या फिर आपका इमरजेंसी रिलीफ वर्क है, जैसे कि फ्लड के लिए या फिर आपका अर्थक्वेक के लिए, जितना भी है सब बी में आता है, इमरजेंसी वाला। ठीक है, इमरजेंसी रिलीफ वर्क के लिए बी में आएगा, या फिर फूड ग्रेन जो है वो भी बी में आता है। सी में क्या आएगा, सी से कोल आप बोल सकते हैं या फिर आप आयरन ओर बोल सकते हैं। ठीक है, और डी में क्या आता है, जो कि ये तीनों में नहीं आता है वो डी में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑल ट्रैफिक नॉट इंक्लूडेड इन प्रायोरिटी ए टू सी इज इन प्रायोरिटी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी ए के बारे में यहाँ बात किया है, तो प्रायोरिटी ए अभी आपको बताएं कि मिलिट्री रेल के लिए है, प्रायोरिटी बी फूड ग्रेन या इमरजेंसी रिलीफ वर्क के लिए है, प्रायोरिटी सी कोल ट्रैफिक या आयरन ओर के लिए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन ऑपरेटिंग स्टैटिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल यूनिट, ये सब में से कौन सा फंडामेंटल एक यूनिट है ऑपरेटिंग में।
तो वैगन किलोमीटर, ठीक है, वैगन किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वैगन का किलोमीटर देखकर ही हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग में। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ पीओएच ऑफ बीटीपीएन वैगन इन ईयर्स, ठीक है। आपका पीओएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीओएच का फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक ओवर हॉल। क्या होता है? पीरियोडिक ओवरहॉल होता है, ठीक है। अच्छा, बीटीपीएन का पीरियोडिसिटी कितना है ना? तो ये होता है 6 साल। 6 साल का होता है इसका पीओएच, ठीक है। एक होता है आरओएच होता है एक, ठीक है, तो रैपिड ओवरहॉल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग ब्लॉक फॉर बीसीएम, ठीक है। बीसीएम का जो ब्लॉक दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सीधे ट्रैक तथा टर्न आउट की ब्लास्ट सफाई स्क्रीनिंग करना, ठीक है। ये ब्लास्ट और बिछाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। बीसीएम है तो बी से ब्लास्ट भी आप याद रखते हैं कि ब्लास्ट का स्क्रीनिंग के लिए दिया जाता है इसको, ठीक है। ब्लास्ट स्क्रीनिंग मशीन ऐसे करके आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अ कंसाइनमेंट हैज अ ग्रॉस क्लियरेंस 23 सेंटीमीटर फ्रॉम मिनिमम फिक्स्ड स्ट्रक्चरल प्रोफाइल, व्हाट विल बी इट्स ओडीसी क्लास, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो ये जो है आपका 23 सेंटीमीटर किसका होता है? पहले हम लोग जानेंगे कि ए का कितना होता है, बी का कितना होता है, ठीक है। ए का होता है आपका 22.86, ठीक है, सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बी का होता है 22.86 से लेकर मतलब कम आपका 15.24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका ग्रास क्लियरेंस है, ठीक है, इसका क्या है? ग्रास क्लियरेंस है, ठीक है। 22.86 सेंटीमीटर और 22.86 से 115.24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात किया है 23 सेंटीमीटर किस वर्ग में आएगा? ए में आएगा, बी में आएगा, सी में आएगा। तो 23 सेंटीमीटर के करीब ये है ना, तो थोड़ा सा अंतर है, 0.14 से अंतर है, ठीक है। तो इसको हम लोग ए कैटेगरी में हम लोग इसको डाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। BCA CBM वैगन्स आर यूज्ड फॉर लोडिंग ऑफ, किसका लोडिंग के लिए किया जाता है ये? तो ये जो है ये मोटर कार के लिए किया जाता है, ठीक है। मोटर कार या ऑटो के लिए है ना किया जाता है। ये एक तरह का NMG वैगन है, ठीक है, एक तरह का ये NMG ट्रेन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दोहरी लाइन पर जहां 2 लाइनों पर ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है, मतलब एक अप में चलता है और एक डाउन में चलता है, ठीक है। जब एक लोको पायलट को पता चलता है कि उसकी ट्रेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, तो उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? मान लीजिए कि इधर डाउन में जो ट्रेन आ रही है वो ट्रेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, तो उसका क्या करेगा वो? तो सबसे पहले इसमें जो आपका फ्लैशर जो होता है वो उसको ऑन कर देगा, ठीक है, स्विच ऑन द फ्लैशर, ठीक है, फ्लैशर को ऑन कर देगा। और हेडलाइट को क्या करेगा? वो स्विच ऑफ कर देगा, हेडलाइट को वो बंद कर देगा। और जो निकटवर्ती जो लाइन है, सामने का जो लाइन है यहाँ पे, ठीक है, या फिर अगर इधर से अगर ऐसे कुछ लाइन गया है अगर मान लीजिए, तो जो भी निकटवर्ती लाइन है उसको वो प्रोटेक्शन देगा वो, ठीक है, मतलब उसका सुरक्षा करेगा उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। POH और LHB कोचेस, ठीक है, की अवधिकता क्या होती है? पीरियोडिसिटी क्या होती है? ठीक है, पीरियोडिक ओवरहॉल इसको कहते हैं। POH का फुल फॉर्म क्या होता है? पीरियोडिक ओवरहॉल। क्या होता है? पीरियोडिक ओवरहॉल होता है, ठीक है, पीरियोडिक ओवरहॉल। अच्छा, LHB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LHB का होता है लिंक हॉफमैन बुश। क्या होता है? लिंक हॉफमैन बुश। ये जर्मनी का मॉडल है, ठीक है। अच्छा,
LHB का जो जो आपका पीरियड होता है POH का, वो कब होता है? तो ये होता है 2 साल प्लस या माइनस 60 डेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द कोड फॉर LHB वेस्टिब्यूल एयर कंडीशन एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास? तो आपका ये जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार का जो है वो क्या होता है? LWF-CFZ-AC होता है। क्या होता है? LWF-CFZ-AC होता है। ये AC चेयर कार का है, इसलिए लास्ट में AC लगा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैंडल्स बुकिंग ऑफ FTR ट्रेन्स? ठीक है, FTR ट्रेन्स के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बुकिंग करता है? ठीक है, अच्छा FTR का फुल फॉर्म क्या होता है? FTR का फुल फॉर्म होता है फुल टैरिफ। क्या होता है? TARIF, टैरिफ रेट, फुल टैरिफ रेट होता है। ठीक है, FTR का फुल फॉर्म होता है फुल टैरिफ रेट। तो जो रेट वगैरह का जो है वो कौन लेता है? तो कॉन्कर तो लेगा नहीं, ये तो लेगा नहीं, जोनल रेलवे तो लेगा नहीं, डिवीजन तो लेता नहीं है। कौन लेता है? IRCTC से ही हम लोग सारा चीज़ बुक करते हैं, चाहे टिकट हो, चाहे आपका जो रूम वगैरह जो होता है वो हो। ठीक है, सब हम लोग IRCTC से ही बुक करते हैं। IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या होता है? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार्जेस कलेक्टेड बाय रेलवेज फ्रॉम कंटेनर ट्रेन्स ऑपरेटर फॉर मूविंग देयर वैगन्स ऑन इंडियन रेलवे नेटवर्क आर कॉल्ड। अच्छा, कोई भी प्राइवेट वैगन है या प्राइवेट ट्रेन है, ठीक है, उसको पटरी पर चलाने के लिए, ठीक है, चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो प्राइवेट ट्रेन है ये कहीं से एम्प्टी हुआ है, ठीक है, एम्प्टी हुआ है या लोड हुआ है। ठीक है, तो जब तक ये चार्ज नहीं देगा, ठीक है, तब तक ये पटरी पे चल नहीं सकता है। यहाँ तक कि ये गाड़ी अगर एम्प्टी भी होता है तो इसका एम्प्टी हॉलेज चार्ज काटना पड़ता है। ठीक है, या अगर लोड हुआ है तो IR तो बनता ही है, रेलवे रिसिप्ट बनता ही है, लेकिन अगर गाड़ी अगर एम्प्टी भी हुआ है तो भी उसको हॉलेज चार्ज देना पड़ता है। इसको एम्प्टी हॉलेज चार्ज बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच इज़ नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ फार्मूला ऑफ फॉर WTR। ठीक है, WTR का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले ही बताएं आपको, वैगन टर्न अराउंड। वैगन टर्न अराउंड, ठीक है, वैगन टर्न अराउंड क्या होता है कि अगर एक जगह से वैगन जो है निकल कर वो वापस अपने उस लोडिंग जगह पे पहुंचता है, इस इंटरवल के समय को, इस समय को क्या कहते हैं? वैगन टर्न अराउंड कहते हैं। ये जितना कम होगा डिवीजन उतना अच्छा ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए कौन कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो वैलिड है? तो अफेक्टिव डिविजनल वैगन होल्डिंग। ठीक है, वैगन होल्डिंग जो है डिवीजन का अफेक्टिव होता है नहीं। क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वैगन्स इंटरचेंज बाय डिवीजन। ठीक है, वैगन जो है इंटरचेंज। अच्छा, इंटरचेंज क्या होता है? ठीक है, तो इंटरचेंज जो होता है, जैसे कि आपका CKP डिवीजन है, यहाँ तक आपका CKP डिवीजन है, इसके बाद अगर आपका खड़गपुर डिवीजन अगर आ जाता है तो यहाँ से गाड़ी जो इंटरचेंज हो रहा है उसको कहते हैं इंटरचेंज। यहाँ पे कोई एक स्टेशन मान लीजिए आसन बोनी है, ये लोग का इंटरचेंज पॉइंट, तो आसन बोनी इंटरचेंज पॉइंट है। यहाँ से गाड़ी आता है हमारे डिवीजन में या गाड़ी जाता है, ठीक है, उसको इंटरचेंज पॉइंट कहते हैं। यही इंटरचेंज हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वैगन्स कितना इंटरचेंज हो रहा है हमारे डिवीजन में, वो WTR को गिनने के लिए वही फार्मूला है। ठीक है, मान लीजिए 5000 आया और 4000 गया, यानी 1000 अभी भी लॉस में है हमारा डिवीजन। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ वैगन इंटरचेंज बाय डिवीजन। WTR का फार्मूला के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। एक डिवीजन पर सीमेंट ट्रैफिक की मूल
लीड कम हुई है, लेकिन सीमेंट से होने वाली आय वित्त 23-24 की तुलना में वित्त 24-25 में बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर जहाँ पे भी आपका सीमेंट लोडिंग फैक्ट्री है, सीमेंट लोडिंग फैक्ट्री आपका सीकेपी डिवीजन में कितना है? सीकेपी डिवीजन में कितना है? तो सीकेपी डिवीजन में है एक जेबीसीटी है, ठीक है, एक है आपका एसीसीजे, एक है आपका ओसीआईजी, एक है आपका यूसीएसडी और एक मोहाली में है आपका पीएसएमएम। ठीक है, ये 1 2 3 4 और एक 5 को आपका सीमेंट साइडिंग है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये क्वेश्चन क्या था कि क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब यही है कि ऑरिजिनेटिंग सीमेंट लोडिंग जो है वो इंक्रीज हुआ है 24-25 में, जहाँ पर यहाँ पर मतलब कि सीमेंट साइडिंग में लोडिंग ज़्यादा हुआ है, इसलिए एक डिवीजन पर आय वित्त वर्ष जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, वित्त वर्ष में 23-24 में बढ़ गया है। ठीक है, सॉरी 24-25 में बढ़ गया है 23-24 के मुकाबले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। Who is nominated by the board under disaster management plan to declare an untoward incident as railway disaster? ठीक है, रेलवे डिजास्टर के लिए है ना कौन जो है नॉमिनेट किया जाता है ना, बोर्ड द्वारा नॉमिनेट किया जाता है कि वो उसका देखरेख करेगा, है ना। तो उसका मैनेजमेंट प्लान को देखता है डायरेक्ट जीएम देखते हैं। ठीक है, कौन देखता है? डायरेक्ट जीएम देखता है। अच्छा, आपका तूफान आ गया, ठीक है, स्टॉर्म इसको बोलते हैं, स्टॉर्म आ गया, आंधी तूफान हो गया, जिसके वजह से ट्रेन बाधित हो गई। ठीक है, फ्लड हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये सब जो है वो डिजास्टर में काउंट होता है। अर्थक्वेक हो गया, ये सब जो है वो डिजास्टर में काउंट होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। लैंडस्लाइड, ठीक है, लैंडस्लाइड भी जो है वो डिजास्टर में काउंट होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच इज़ वाइटल इक्विपमेंट फॉर सेफ्टी ऑफ पैसेंजर कोचेज? ठीक है, तो कौन कौन सा यात्री डिब्बों की सुरक्षा के लिए उपकरण है? तो एफडीएस क्या है भाई? एफडीएस को जानते हैं हम लोग। एफडीएस का फुल फॉर्म होता है फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम होता है। ठीक है, ये क्या है? तो एफडीएस, तो इसका आंसर है ही भाई, वो भी एक सुरक्षा के लिए उपकरण है ना। उसके बाद अलार्म चेन है, इमरजेंसी विंडो है, सब है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। होम सिग्नल ऑफ करने के लिए डिरेलिंग स्विच सिग्नल ओवरलैप के स्थान पे कौन आ सकता है? तो अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है आ सकता है। अच्छा, ये अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सीआरएस द्वारा जारी किया जाता है, चेयरमैन ऑफ रेलवे सेफ्टी, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होता है, सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ बीपीसी ऑफ प्रीमियम रेक्स? प्रीमियम रेक्स का वैलिडिटी क्या होता है? ठीक है, बीपीसी का फुल फॉर्म पहले जानेंगे हम लोग। बीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। क्या होता है? ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, अगर बीपीसी जो है आपका, पहले इसका आंसर जान लेते हैं क्या होता है। प्रीमियम रेक का जो होता है वो 12 दिन होता है प्लस 3 दिन एडिशनल होता है। इसका मतलब टोटल 15 दिन होता है। ठीक है, अच्छा, सीसी रेक जो होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोज्ड सर्किट रेक। क्या होता है? क्लोज्ड सर्किट रेक। ठीक है, अच्छा, क्लोज्ड सर्किट रेक का जो है वो कितना वैलिडिटी होता है? 6000 किलोमीटर या फिर और 30 डेज, विच एवर कम फर्स्ट। ठीक है, या फिर 7500 किलोमीटर और 35 डेज। ठीक है, पुराना वाला में ये था, नया वाला में भी ये आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा, प्रीमियम रेक क्या होता है? प्रीमियम रेक हम लोग यहाँ पे पूछा है। प्रीमियम रेक का क्या होता है?
तो प्रीमियम रेट का होता है 12 दिन प्लस 3 दिन, टोटल कितना होता है 15 दिन। अरे 3 दिन क्या है, तो ये 3 दिन जो है ना वो आपका ग्रेस पीरियड है, ठीक है, 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलता है, ठीक है। अच्छा, एक इंटेंसिव होता है, ठीक है, इंटेंसिव को आई से डिनोट करते हैं। इंटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव जो होता है ना एंड टू एंड एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, एंड टू एंड एग्जामिनेशन होता है इसका। और ये जो है रिमेन्स वैलिड अप टू डेस्टिनेशन, ठीक है। तो इंटेंसिव जो है वो एंड टू एंड एग्जामिनेशन होता है, मतलब जहाँ से चला है वहाँ एग्जामिनेशन होगा, जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, मतलब जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन पहुँच गया वहाँ पे एग्जामिनेशन होगा उसका, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इंटेंसिव करके ये लोग गाड़ी लोड कर देता है, ठीक है, डिवीज़न वाले, और डेस्टिनेशन पहुँच जाता है। मान लीजिए वो लोड किया आपका बोकारो, मान लिए कि बोकारो में इसको लोड किया, बोकारो के लिए जब बोकारो के लिए इसको लोड किया तो बोकारो में तो इंटेंसिव करके भेजा था इसको लोड करके, अब वहाँ पे इसका बीपीसी ख़त्म हो गया उसका। अब ये सीसी कहाँ का है, सीसी है मान लीजिए आदित्यपुर का है, ठीक है, या कहीं और बेस जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ का है, वहाँ का गाड़ी है ये। तो अब ये बोकारो वाले क्या बोलेंगे कि मेरा एक सीसी है उसको आप डीलिंग कर दीजिए, डीलिंग कर दीजिए, ठीक है। तो उसको जो है वॉइस से उसको डीलिंग किया जाता है उसको, ठीक है। और ये जो गाड़ी है वो कहाँ का सीसी बन जाता है, ये बोकारो का सीसी बन जाता है, ठीक है। अब क्या वो बोकारो का वो ट्रेन है वो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, विच मॉड्यूल ऑफ ICMS इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ पंक्चुअलिटी लॉस एंड इट्स कॉजेज, ठीक है। ICMS जो है, पहले ICMS जानेंगे कि ICMS क्या होता है। तो ICMS का जो है फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ICMS का फुल फॉर्म होता है। ये जो है एक किसका पार्ट है, तो ये जो है वो क्रिस का पार्ट है। क्रिस का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या होता है, तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। क्या होता है क्रिस का फुल फॉर्म, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब जो है पंक्चुअलिटी लॉस जो होता है वो किस पे दिखाते हैं ICMS का, तो ICMS का ही एक साइट है जिसको हम लोग पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैम, PAM, पैम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म ही है पंक्चुअलिटी एनालिसिस मॉड्यूल, है ना, पंक्चुअलिटी एनालिसिस मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक डबल लाइन ब्रॉड गेज सेक्शन में पैनल इंटरलॉकिंग एट अ स्टेशन टू बी रिप्लेस्ड विद EI, ठीक है, विच प्लान हेड इज बेस्ट सुटेड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो ये जो है इंटरलॉकिंग जो है वो किसका पार्ट है, तो पैनल इंटरलॉकिंग जो है वो किसका पार्ट है, तो SNT का पार्ट है, सिग्नल एंड टेलीकॉम का पार्ट है, ठीक है। तो ये जो है वो किस में आता है, PH 33 में आता है, PH 33 में आता है। PH 33 जो है वो क्या है, तो ये जो है स्टैंड्स फॉर सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्क्स, ठीक है, कुछ भी होगा सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्क्स में तो PH 33 देखेगा। अच्छा, कुछ और जान लेते हैं कि PH क्या है, ठीक है। तो PH जो है वो आपका जैसे कि PH 11 जो होता है वो किसके लिए है, न्यू लाइंस के लिए है, ठीक है। और किसका, कंस्ट्रक्शन का ये पार्ट है, ठीक है, PH 11। PH 53 जो है वो किसका पार्ट है, तो पैसेंजर एमिनिटीज़ का है, किसका है, पैसेंजर एमिनिटीज, पैसेंजर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो PH 53 में आएगा, ये पैराग्राफ 53 में देखा जाएगा इसको, ठीक है। PH 16 जो है वो किसका है, तो ये है ट्रैफिक फैसिलिटीज़ का है,
ठीक है, ट्रैफिक से जो भी रिलेटेड रहेगा उसको पैराग्राफ 16 में देखा जाएगा। अच्छा, PH 15 क्या है? तो PH 15 जो है, PH 15 जो है वो है लाइन का डबलिंग करना। ठीक है, लाइन डबलिंग ऑफ रेलवे लाइंस। ठीक है, PH 15 में आता है। तो ये सब PH भी आपको याद करना पड़ेगा, आपको किस PH में क्या है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो किस में आता है? तो इंटरलॉकिंग वाला तो PH 33 में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हु इज़ द प्रिंसिपल टेक्निकल एडवाइजर टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स पर्टेनिंग टू कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी? CRS, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी फुल फॉर्म है, अभी कुछ देर पहले ही आपको बताए थे। अच्छा, यहाँ पे एक है CCRS। CCRS का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, इसका तो आंसर ही है, CRS का जो है वो हेड कौन होगा, प्रिंसिपल कौन होगा? तो चीफ CRS। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो कमिश्नर ऑफ चीफ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, चीफ लग जाएगा यहाँ पे तो CCRS हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। बाकी इसका RDSO भी एक तो दिया हुआ, RDSO का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, अच्छा आपका एक यहाँ पे जो CCRS है, CCRS का जो अभी DG कौन है? DG, तो ये जो है आपका चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी अभी कौन है? तो ये है आपका श्री जनक कुमार गर्ग। कौन है? श्री जनक कुमार गर्ग है। ठीक है, श्री जनक कुमार गर्ग अभी CCRS है, और यही आपका एडिशनल चार्ज लिए हुए हैं किसका? कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी, मेट्रो रेलवे सेफ्टी का भी ये एडिशनल चार्ज लिए हुए हैं। ठीक है, कमिश्नर मेट्रो रेलवे सेफ्टी का भी ये कमिश्नर है, और आपका चीफ CRS ऑफ रेलवे सेफ्टी का है। ठीक है, श्री जनक कुमार गर्ग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक RDSO आया है, तो RDSO जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? RDSO का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अभी कौन है RDSO के DG? श्री उदय बोरवंकर हैं। कौन है? श्री उदय बोरवंकर। इन्होंने जुलाई 31, 2024 को RDSO का चार्ज लिया है, DG का। RDSO अभी कहाँ है लोकेटेड? तो RDSO जो है वो लखनऊ UP में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। When is the हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which type of documents are covered under section 33 on the official language of Act 1963? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 का 3(1) के अंतर्गत किस प्रकार के दस्तावेज आते हैं? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स आते हैं, जनरल ऑर्डर आते हैं, और रूल्स आते हैं, सभी आते हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें समझाने लायक वैसा कुछ है नहीं, ये तो आप लोग को याद ही करना पड़ेगा कि किस नियम में, किस धारा में क्या आते हैं। ठीक है, बहुत सारी धारा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? ठीक है, तो कौन सा मिनिस्ट्री इसके लिए जिम्मेदार है? तो गृह मंत्रालय से ये कार्यान्वयन होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी? कौन है? तो जोनल का कौन हेड होता है? तो मतलब क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो होते हैं GM। ठीक है, और डिविजनल लेवल पे कौन होते हैं? तो डिविजनल लेवल पे होते हैं DRM। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इंक्लूडेड इन ख रीजन? ठीक है, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत जितना भी स्टेट्स है सबको रीजन में बांटा गया है, क ख ग घ करके शब्द से बांटा गया है। ठीक है, तो आपका ख रीजन में इनमें से जो है आपका कौन सा स्टेट आता है ख रीजन में? ठीक है,
तो ख रीजन में जो है महाराष्ट्र आता है। ठीक है, हम लोग अभी चल के देखेंगे किस रीजन में कौन सा आता है। तो ये है आपका क क्षेत्र। क क्षेत्र में कौन कौन सा राज्य आता है, तो लगभग जितना भी ऊपर का राज्य है, ठीक है, सब आता है। जैसे कि हरियाणा, हरियाणा क में आता है, लेकिन पंजाब और आपका चंडीगढ़ जो है वो ख में आता है, याद रखिएगा। हरियाणा किस में आता है, क में आता है। ठीक है, और एक नीचे का एक राज्य है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप बोल सकते हैं, ये भी क में आता है। बाकी जितना है, ठीक है, वो सब नॉर्थ इंडिया का है। ठीक है, जैसे कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, ठीक है, ये सब जो है अंडमान निकोबार, ये सब जो है क क्षेत्र में आता है। ठीक है, और ख क्षेत्र में क्या क्या आता है, जो आपका बीच का है, मतलब कि इधर लेफ्ट साइड का, गुजरात तरफ का जो है। ठीक है, जैसे कि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली और चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ जो है और पंजाब जो है वो ख क्षेत्र में आता है। ठीक है, और आपका हरियाणा जो हो गया वो क क्षेत्र में आता है। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर में पड़ता है, सबसे ऊपर में। ठीक है, तो जितना नॉर्थ का हो गया उसमें एक हरियाणा और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह क में आता है। बाकी सब जो है वो आपका नॉर्थ इंडिया का है जो क में आता है। पंजाब और चंडीगढ़ जो है वो ख में आता है। बाकी इधर लेफ्ट साइड का जितना है स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, सब जो है ख में आता है। इधर आपका जम्मू कश्मीर ग में आता है, और जम्मू कश्मीर ग में आता है। बाकी ईस्टर्न स्टेट, ईस्ट का जितना स्टेट है और साउथ का, जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप। ठीक है, ये सब जो है वो आपका आता है किस में, तो ग क्षेत्र में आता है। आपको ना ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साफ कर देते हैं इसको। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, या एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार जो है वो किसके लिए प्रदान किया जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार जो है ना वो एक कवि थे, इसलिए उनको पोइट्री, हिंदी पोइट्री के लिए उनको उनका जो ये पुरस्कार है वो दिया जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ पुरस्कार हम लोग। आपका कमलापति, कमलापति त्रिपाठी पुरस्कार है। क्या है, कमलापति त्रिपाठी, कमलापति त्रिपाठी राजभाषा, राजभाषा स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक, ये एक पुरस्कार है। तो ये किस ग्रेड के अधिकारी को दिया जाता है, तो ये जो है वो जीएम लेवल को या फिर उनसे जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको दिया जाता है ये। ठीक है, कौन सा पुरस्कार, तो कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक पुरस्कार। ठीक है, इस पुरस्कार में प्रथम राशि जो है वो कितना दिया जाता है, 10,000 रुपये दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 10,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, अगला अगला क्या है, एक है आपका प्रेमचंद पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है, प्रेमचंद पुरस्कार। ठीक है, प्रेमचंद पुरस्कार। ठीक है, प्रेमचंद पुरस्कार जो है वो किसके लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है उपन्यास के लिए। किसके लिए दिया जाता है, तो उपन्यास के लिए दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, प्रेमचंद पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार जो है वो कितना दिया जाता है, तो 20,000 रुपये दिया जाता है प्रथम पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, तो संसदीय राजभाषा समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, टोटल कितना सदस्य होता है, 30 सदस्य होता है। ठीक है, 20 सदस्य जो है वो अब होता है किसका, लोकसभा का। ठीक है, और 10 सदस्य जो होता है वो किसका होता है, तो राज्यसभा का होता है। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा शामिल है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं हम लोग क्या क्या है।
तो संविधान की जो अष्टम अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के नाम हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजरात, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। ठीक है, तो इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें से पहला क्वेश्चन आ सकता है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है। तो कौन सी विदेशी भाषा है, विदेशी भाषा कौन सी है। ठीक है, तो विदेशी भाषा जो है वो आपका है नेपाली। कौन सी है, तो नेपाली है। ठीक है, याद रहेगा कौन सी विदेशी भाषा शामिल है, तो नेपाली शामिल है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये जो आपका सिंधी भाषा है, ठीक है, सिंधी भाषा जो है वो 21 नंबर में है आपका ये वाला, ये जो है वो 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था। तो ये जो है वो 1967 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया था, 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो अगला क्वेश्चन बन सकता है आपका कि नेपाली, ठीक है, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ये तीनों भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था। तो ये तीनों को जोड़ा गया था 1992 में और 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें से पूछता है, देखिए पूछने का तो ये सब का ही पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन ये सब को उतना पूछता नहीं है। जो मेन है फ्रेंड्स आपको हम वो बताएंगे। ठीक है, जो पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्या पूछ सकता है आपसे कि मैथिली जो है, मैथिली, उसके बाद बोडो, ठीक है, डोंगरी, है ना, मैथिली, बोडो और डोंगरी, और एक है आपका संथाली। संथाली किधर है, यहाँ पे है 19 नंबर में। ठीक है, तो आपका ये जो 4 भाषा है ये कब शामिल किया गया, तो ये 2003 में शामिल किया गया है। ऐसा 1 नंबर 8 नंबर में लिखा होता है, मत समझिएगा कि ये 8 नंबर में जोड़ा गया है, ऐसा नहीं है। ये जो नंबरिंग जो है वो आगे पीछे हुआ है। ठीक है, तो 2003 में इसको जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, पहला जो है आपका 21वां संविधान संशोधन, दूसरा जो है 71वां संविधान संशोधन और तीसरा जो है 92वां। 21वां में 1967 में हुआ, 71वां 1992 में हुआ और 92वां 2003 में हुआ। 1967 में 21वां संविधान हुआ और सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया इसमें। 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ और मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फॉर प्रमोशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन देयर जुरिस्डिक्शन HAG और SAG ऑफिसर्स आर अवॉर्डेड द। इनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है HAG और SAG को, तो इनमें से दिया जाता है रेल मंत्री राजभाषा रजत पुरस्कार दिया जाता है इनको। अच्छा, आपका ये जो HAG है, HAG ऑफिसर है, ये फुल फॉर्म क्या होता है इनका, तो हायर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड। क्या होता है, हायर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड। और एक होता है SAG, ठीक है, तो ये होता है सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड। क्या होता है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हु कैन पार्टिसिपेट इन द रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना, है ना। रेल यात्रा, तो ये रेल यात्रा जो है, यही सब समझ सकते हैं आपकी रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना, मतलब रेल यात्रा के दौरान पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किसको दिया जाता है, तो ये जो है वो किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये चारों में से किसी को भी दिया जा सकता है, तो एनी इंडियन को आप बोल सकते हैं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट टू अ गैजेटेड पोस्ट इज मेड बाय। गैजेटेड पोस्ट के लिए कौन अपॉइंटमेंट करता है? तो ये जो है वो सीधा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये जीएम द्वारा नहीं किया जाता, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं किया जाता है, नोटिफिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया, यही बोल सकते हैं आप कि नोटिफिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया, भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी होता है। और इन लोगों का नियुक्ति कौन करवाता है? तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट करवाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टर इन रेलवे बोर्ड इज अ ग्रुप ऑफ पोस्ट। ये कौन सा ग्रुप डी है या ग्रुप सी है या ग्रुप बी है या ग्रुप ए क्लास 1 ऑफिसर लोग का पोस्ट है? तो ये जनरल सी बात है भाई, क्लास 1 ऑफिसर होगा ये लोग, है ना। सब डायरेक्टर है भाई रेलवे बोर्ड का। यहाँ सीनियर डीओम जो होते हैं वो तो आपका क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, डीओम जो होते हैं वो भी क्लास 1 ऑफिसर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट अपॉइंटमेंट टू अ ग्रुप ए पोस्ट इन रेलवे सर्विस आर मेड बाय। किसके तरीके? अभी आपको जस्ट बताए थे कि द ग्रुप ए में जो पहला पोस्टिंग होता है, अपॉइंटमेंट होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? द प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, है ना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि भाई इन लोगों का आप अपॉइंटमेंट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी रेल सेवक को केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग के अधीन उधार स्वरूप भेजा गया है तो उसके अनुशासिक जांच संबंधी अनुशासित प्राधिकारी के अधिकार किसके पास होंगे? ठीक है, क्या बोला यहाँ पे? यदि किसी रेल सेवक को केंद्र सरकार के मंत्रालय या किसी भी विभाग के अधीन उधार स्वरूप भेजा, मतलब कोई रेल स्टाफ जो है वो किसी अदर मंत्रालय में चला गया, अदर डिपार्टमेंट में चला गया काम करने के लिए, रेलवे को छोड़कर, है ना, तो मैंने उधार दे दिया है, मतलब कि भाई आपके पास स्टाफ कमी है तो आप ले जाइए मेरा स्टाफ को, आप काम करवाइए। जैसे कि आपका चुनाव वगैरह में जाते हैं रेलवे के कुछ स्टाफ, ठीक है, अधिकारी लोग जाते हैं, ठीक है, तो उस समय अगर मान लीजिए किसी तरह का कुछ गलती होता है या मिसयूज़ ऑफ पावर होता है तो उसके लिए चार्जशीट या फिर जो डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिया जाता है वो कौन देगा? तो जो द बोरोइंग अथॉरिटी, जो अथॉरिटी उनको बोरो किया है, उधार लेके गया है, वो उन पर इल्ज़ाम लगाएगा। ठीक है, या ब्लेम करेगा उनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कन्वर्सन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर। एक छुट्टी को दूसरी छुट्टी में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो ये तभी पॉसिबल है जब जो ग्रांटिंग लीव कर रहा है अथॉरिटी, है ना, वो उसको चेंज करे। छुट्टी देने वाले प्राधिकारी की मंजूरी से संभव है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज परमिसेबल फॉर अ रेलवे सर्वेंट, है ना। अकॉर्डिंग टू द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज परमिसेबल, इनमें से कौन सा परमिसेबल एक्टिविटीज़ है? परफॉर्मिंग इलेक्शन ड्यूटी इन लोकसभा, हाँ ये हो सकता है भाई। ठीक है, दूसरा क्या है? किसी राजनीतिक पार्टी में की सदस्यता लेना, नहीं ले सकता है वो। आवास पर राजनीतिक पार्टी का प्रतीक प्रदर्शित करना, नहीं। घर में भी वो किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं कर सकता है। राज्य विधानमंडल के चुनाव में किसी उम्मीदवार के मतदान एजेंट के रूप में कार्य करना, नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा चुनाव में चुनाव ड्यूटी निभाना, ये हो सकता है। विच कंडक्ट रूल इज रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग ऑफ वुमेन। ठीक है, तो ये है रूल 3C। ठीक है, तो आप किसी भी कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध किस संबंध में है? तो रूल 3C में है। ठीक है, अच्छा ये जो रूल 5 दिया है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका रेल कर्मचारी का राजनीति चुनाव में भाग लेना, राजनीति चुनाव में भाग लेना, राजनीति चुनाव में भाग लेना। ठीक है, राजनीतिक चुनाव में भाग लेना, रूल 5 है। किसी रेल क्या नियम है रूल 5 में कि है ना, रेल कर्मचारी को, किसी भी रेल कर्मचारी को राजनीतिक एवं चुनाव में भाग लेना वर्जित किया गया है। इसमें रूल 5 में वर्जित है। क्या है? वर्जित।
वर्जित है, भाग लेना राजनीतिक चुनाव में भाग लेना वर्जित है रूल 5 में। अच्छा, ये रूल 13 क्या है भाई? तो रूल 13 में है दहेज लेना, दहेज लेना है ना, दहेज लेना वर्जित है। ठीक है, क्या है? दहेज लेना वर्जित है इसमें। ठीक है। अच्छा, एक रूल 3C तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैन अ रेलवे सर्वेंट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? क्या कोई रेलवे कर्मचारी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रबंधन में भाग ले सकता है? तो यस, लेकिन उसको गवर्नमेंट पहले उसको सरकार से पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा उसको कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बात है, मीडिया में हमको जाना है। ठीक है, तभी वो है ना कर सकता है, अथवा नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। प्रोविज़न रिगार्डिंग डिसमिसल। ठीक है, जब आदमी बर्खास्त कर रहा है, किसी को डिसमिस कर दे रहा है ऑफ रेलवे सर्वेंट कंटेन इन आर्टिकल, किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि रेलवे कर्मचारी को हम बर्खास्त कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो संविधान का अनुच्छेद 311 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ रेलवे स्टाफ बेनिफिट फंड ऑन अ जोनल रेलवे? ठीक है, तो स्टाफ बेनिफिट फंड कौन देखेगा? तो पीसीपीओ देखेगा। पीसीपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये जो आपका पीसीपीओ है, तो इसका तो फुल फॉर्म बता दिए। पीसीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डिपार्टमेंट का जो ये प्रिंसिपल चीफ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेजर एंड माइनर पेनल्टीज दैट कैन बी इम्पोज्ड अपॉन अ रेलवे सर्वेंट आर कंटेंट इन रूल। किस रूल में मेजर और माइनर पेनल्टीज का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो ये कहा गया है नियम 6 में। ठीक है, माइनर और मेजर पेनल्टी का वर्णन किया गया है। ठीक है, बाकी हम लोग नियम 5 तो पढ़े ही हम लोग। नियम 5 में हम लोग क्या पढ़े थे कि नियम 5 में आप राजनीतिक एवं चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। नियम आपका नियम 8 में क्या है? तो नियम 8 में है कि चाहे किसी भी प्रकार का आप चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। सॉरी, ये नियम 12 में है, ये नियम 12 में है। ठीक है, चंदा इकट्ठा आप नहीं कर सकते हैं। नियम 13 में क्या है? तो नियम 13 में है कि दहेज लेना, दहेज आप नहीं ले सकते हैं, दहेज नहीं ले सकते हैं, वर्जित है। ठीक है, बाकी रूल आप 6 आप पढ़ ही लिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ अ रेलवे सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू हिज सुपर एनुएशन ऑफ रिटायरमेंट एज। रेलवे कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति जो अधिवर्षिता या सेवावृत्ति से संबंधित प्रावधानों के अनुसार हो। ठीक है, तो नॉट अ पेनल्टी अंडर डीएनए रूल्स, अनुशासन तथा अपील नियमों के अनुसार। ठीक है, डीएनए रूल में शास्ति नहीं है, मतलब नॉट अ पेनल्टी अंडर डीएनए रूल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल 10 के अनुसार हाउ मच टाइम इज अलाउड टू चार्ज रेलवे स्टेशन टू सबमिट हिज रिप्रेजेंटेशन टू डीएनए ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। अगर कोई इंक्वायरी अगर बैठता है तो उसको 15 दिन के भीतर उसको रिप्लाई करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, नहीं तो वो फिर रेलवे जैसा चाहेगा वैसे आप पर एक्शन ले सकता है अगर आप रिप्लाई नहीं देते हैं तो। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एचआरएमएस आदर्श क्या है? ठीक है, तो आदर्श जो है वो एक अवार्ड स्कीम है फॉर डिविजन्स के लिए, डिवीजन का मंडलों के लिए पुरस्कार प्रतियोगिता है कि कौन सा मंडल फर्स्ट आ रहा है, कौन सा मंडल सेकंड आ रहा है, उस हिसाब से उसको पुरस्कार दिया जाएगा उसके काम के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्लॉज 83 रेलवे सर्वेंट्स हावर आवर ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005 विच आर द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी। ठीक है, मतलब कौन सा इसमें से स्टैंडर्ड आवर है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक दिन में वो आपसे कितना घंटा काम करवा सकता है? 8 घंटा काम करवा सकता है। 6 दिन के बाद उसको रेस्ट देना है, तो टोटल कितना काम हो जाएगा?
तो 8 6 48, 48 आवर, मतलब एक सप्ताह में आपको 48 आवर से ज़्यादा वो काम नहीं करवा सकता है। ठीक है, आंसर हो गया ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रॉम विच फाइनेंशियल ईयर द रेलवे बॉट बजट हैज़ बीन मर्ज्ड विद द जनरल बजट। किस वित्तीय वर्ष से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है? ठीक है, ये कब मिलाया गया है? तो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में ये काम किया गया है। ठीक है, अच्छा ये जो है अलग कब किया गया था इसको? तो मतलब रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था? तो 1924 में किया गया था। कब किया गया था? 1924-25 आप बोल सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अलग किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि रेल बजट जो है वो कुल बजट का, ठीक है, कुल बजट का कितना हो गया था? कुल बजट का हो गया था 84% हो गया था, 84% हो गया था, इसलिए जो है आपका उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड। मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई है? आकस्मिक निधि बोला है तो आर्टिकल 267 का 1 हो जाएगा। अगर आपको संचित निधि अगर पूछता तो आर्टिकल 266 क्या पूछता? संचित निधि पूछता। ठीक है, संचित निधि अगर आपसे पूछता तो क्या हो जाता? आर्टिकल 266 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गवर्नमेंट अकाउंट मीन्स अकाउंट रिलेटेड टू द, सरकारी खाते, गवर्नमेंट अकाउंट का मतलब है किस खाता से? तो ये सभी इसका आंसर दे रहा है। गवर्नमेंट अकाउंट मतलब संचित निधि, आकस्मिक निधि, भारत का सार्वजनिक खाता जो कि बैंक वगैरह में होता है। ठीक है, सब ठीक है, गवर्नमेंट का अकाउंट है। आप देखे भी होंगे कि नोटों पर अक्सर लिखा रहता है कि मैं भारत को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, सारे नोट पे लिखा रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑन प्रोजेक्ट्स ऑफ डबलिंग इज बुक्ड अंडर। ठीक है, देखिए ये ऊपर में एक क्वेश्चन आया था आपका 69 नंबर में आपका क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ये वाला। उसमें भी आपको बताए थे कि अगर रेल लाइन का अगर डबलिंग कर रहा है सीधा सीधी आपको PH 15 मार देना है आपको। ठीक है, चलिएगा फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं बोला। PH 33 क्या है? तो ये SNT का काम के लिए है। किसके लिए काम के लिए है? तो SNT का काम के लिए है। PH 11 क्या है? तो न्यू लाइन्स के लिए है। किसके लिए है? न्यू लाइन्स जो बनेगा उसके लिए है। PH 53 क्या है? तो ये है पैसेंजर के लिए है। ठीक है, पैसेंजर के लिए है ये। PH 16 किसके लिए है? तो ये है ट्रैफिक के लिए है। ठीक है, PH 16 ट्रैफिक के लिए है और PH 15 तो आपको बताया ही, यह है आपका रेलवे लाइन का डबलिंग के लिए है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द जनरल फाइनेंशियल रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला है कि सामान्य वित्तीय नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे वित्तीय औचित्य का मानक माना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी को ऐसे व्यय को मंजूरी नहीं देना चाहिए जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसके अपने लाभ के लिए हो। ठीक है, अपने लाभ के लिए देना चाहिए, जो रेल के लिए जो लाभ हो उसके लिए उसको पैसे को मंजूरी देना चाहिए। सार्वजनिक धन से किए गए व्यय से संबंध में उसी प्रकार का सतर्कता बरती जानी चाहिए जैसे कि एक समान विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में बरतता हो। ठीक है, एकदम एफिशिएंट काम होना चाहिए, पैसा कम और काम अच्छा लगना चाहिए। प्रथम दृष्टया व्यय अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए सब है ना, सब बढ़िया बात बोला गया है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। बजट एस्टिमेट्स शुड बी फ्रेम्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके लिए बजट अनुमान तैयार किया जाना चाहिए? तो ये सब के लिए तैयार किया जाना चाहिए। ग्रॉस रिसिप्ट, ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंस और वर्क्स एक्सपेंडिचर, कार्यों पर व्यय, साधारण कार्य व्यय और सकल प्राप्तियां, सभी पर। अगला क्वेश्चन क्या है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स
ऑफ अ जोनल रेलवे, जोनल रेलवे का अकाउंट्स को कौन देखता है? तो ये देखता है प्रधान वित्त सलाहकार, पीएफए। पीएफए क्या होता है? तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है, ये होता है पीएफए। क्या होता है? प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है। ये जो होता है ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो होता है वो हेड होता है ये, ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का पीएफए जो होता है वो हेड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स रेवेन्यू एस्टिमेट फॉर मेजर कमोडिटीज इज बेस्ड ऑन, प्रमुख पण्य के लिए माल राजस्व अनुमान पर आधारित है। किसके लिए है? तो अनुमानित वहन के लिए एनटीकेएम और औसत यील्ड एनटीकेएम के लिए। अच्छा, ये एनटीकेएम क्या है? तो ये जो है नेट, एन से हो जाएगा नेट टन किलोमीटर, नेट टन किलोमीटर, ठीक है, एनटीकेएम इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज व्हाट इज स्टैंडर्ड जीसीसी? जीसीसी क्या है? तो जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। जीसीसी जो है वो जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है। इसका आंसर तो वही है, फुल फॉर्म इसका जिसको मालूम होगा उसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसका। हु कैन क्लोज द पार्ट 2 ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट? पार्ट 2 ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो कौन क्लोज कर सकता है? तो एसोसिएट अकाउंट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड ऑन रिसीविंग सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई फ्रॉम एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट करेगा। ऑडिट का काम कौन करता है? तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है। ये तो सीधा सा बात है भाई, अगर आपको इतना लंबा अगर समझ में नहीं आ रहा है, सीधा सी बात है कि एसोसिएट अकाउंट्स जो है संबंधित अकाउंट वाले जो हैं उसको वो इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले इंस्पेक्शन करता है, ना कि डीआरएम और ना कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ रेलवेज विच एक्सपेंडिचर इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? रेलवे के संबंध में कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है? तो जितना भी सैलरी अलाउंस होता है वो सब संचित निधि पर भारित होता है। सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट, किसी भी न्यायालय की निर्णय को संतुष्ट करने के लिए जो राशि लगता है वो संचित निधि से होता है, ठीक है। मध्यस्थता के निर्णय जिन्हें न्यायालय के निर्णय में बदल दिया जाता है उसको भी संचित निधि से पैसा दिया जाता है, ठीक है। और अब देख, अच्छा यहाँ पे एक आया है CAG, ठीक है। CAG क्या होता है? तो ये होता है कंट्रोलर। क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंड टेकन अप परमानेंटली फॉर वर्क्स और रेवेन्यू पर्पसेस ऑफ द रेलवे इज चार्ज टू, ठीक है। तो जो रेलवे के कार्यों या राजस्व प्रयोजनों के लिए स्थायी रूप से ली गई भूमि या व्यय किसको भारित करता है? तो कैपिटल को, उसका कैपिटल को भारित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द एस्टिमेट्स ऑफ एक्स? अच्छा, यहाँ पर जो आप बताएं आपको हम CAG का जो फुल फॉर्म हम बता दें आपको। इस CAG का फुल फॉर्म बताएं आपको, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। क्या बोलते हैं? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये भारत सरकार का आदमी होता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड अर्निंग? कौन जो है वो आपका खर्च और व्यय को एस्टिमेट करता, फ्रेम करता है? तो ये जो है जो भी कंसर्न अथॉरिटी जो है अपना अपना सब डिपार्टमेंट सब देता है, ठीक है, संबंधित व्यय और आय अधिकारी। ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ जोनल रेलवे इज कंडक्टेड बाय, ठीक है, जोनल रेलवे का है ना
जोनल रेलवे का अकाउंट्स का जो है ऑडिट है वो कौन करता है? तो कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो फ्रेंड्स ये हैं आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनका नाम है श्री के संजय मूर्ति। ये आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, इन्होंने चार्ज कब लिया? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है श्री के संजय मूर्ति जो है 21 नवंबर 2024 को भारत की माननीय राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ दिलाई गई एवं इसी दिन इन्होंने पद का कार्यभार भी ग्रहण किया है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच टू पैरामीटर्स फॉर्म द ऑपरेटिंग रेशियो? कौन जो है दो पैरामीटर जो कि ऑपरेटिंग रेशियो बनाता है? रेशियो दो जन मिलकर बनाता है रेशियो। तो एक एक्सपेंस मिलकर बनाता है और आपका अर्निंग मिलकर बनाता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तो ग्रॉस एक्सपेंस और ग्रॉस अर्निंग दोनों होना चाहिए इसका सही आंसर। ठीक है, तो ये था मेरा फ्रेंड्स 110 क्वेश्चन एओम एग्ज़ाम का, जो कि 2025 में हुआ था इसका एग्ज़ाम। वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट आप लोग करें, ताकि मेरे भी मनोबल को जो है मजबूती प्रदान हो और मुझे भी अच्छा लगे कि इतने मेहनत से मैं अपने वीडियो बनाया, आप लोगों को अच्छा लगा फ्रेंड्स। और ज़्यादा अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।